इजराइल का जो एक भरम बना हुआ था, ईरान ने सरप्राइज नहीं दे दिया? अभी ईरान कुछ और भी कर सकता है। ईरान के पास मिसाइल्स की नंबर्स है, वो अभी भी इस कदर है कि वो उनको लॉन्च कर सकता है, वो अपने हदफ तब्दील भी कर सकता है। क्या ईरान इतना कैपेबल है कि वो F-35 जैसे जदीद तैयारे मार गिराए? हो तो सकता है, नामुमकिनात में नहीं। ये नहीं कि ये बहुत को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ये नहीं शूट डाउन हो सकती। उसका RCS बहुत छोटा होता है, जैसे गोल्फ का बॉल होता है ना। अगर आप जहाज इतना बड़ा है तो ये बिकॉज ऑफ इट्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो एक गोल्फ के बॉल की तरह का रह जाता है। ईरान की इंटेलिजेंस के अंदर कहा जा रहा है कि मोसाद ने अपने लोग भी घुसा रखे हैं। मोसाद एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपने पेनिट्रेट किया, अपने आप को एस्टेब्लिश किया और साबित करके दिखाया, जिसको ईरान उसका एड्रेस नहीं करता है। इंडियन भी वहां पे पकड़े जा रहे हैं ईरान के अंदर। इंडियंस ईरान में रह के इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। आपके ख्याल में कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है जो कि एक अरसे से चला आ रहा है? पाकिस्तान के हवाले से इजराइल की आगे क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आती है? क्या वो ईरान में आने के बाद पाकिस्तान के लिए कोई खतरा है? ये सोच रखें कि ये आपकी टेक्नोलॉजी के पीछे है, ये आपकी मुल्क की सालमियत के पीछे है, क्योंकि आप इस्लामी रियासत है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, अस्करी क़यादत किसी कंफ्यूजन में न। अब सारा आलम इस्लाम पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। ए हरम तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हम तो उनके लिए जान कटवाने के लिए तैयार हैं। क्या पाकिस्तान के पास ऐसी फिजाई या मिसाइल कैपेबिलिटी है कि अगर इजराइल की जानिब से कोई ऐसी शरारत की जाती है तो वो उसको भी रिस्पॉन्ड कर सके? पाकिस्तान हैज फुल कैपेबिलिटी, फुल कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंशाअल्लाह। क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपने तैयारे खुद बना रहा है? 100% JF-17 पाकिस्तान में असेंबल हो रहा है, डेवलप हो रहा है और टेस्ट और ट्रायल हो रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स इज द ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड जो कि न सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑफ द लाइन एयरफोर्सेस में ऑपरेशनली है, बल्कि वो ना जहाज डेवलप करती है, डिज़ाइन करती है और प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है। हर जहाज का एक डिफाइंड सिलेबस होता है। पाकिस्तान के पायलट्स F-16 लेने गए थे तो इसका एक सिलेबस था जिसमें लेट से 10 से 12 मिशन के बाद आप कहते हैं जी आप अपना जहाज अकेला ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 4थे से 5वें मिशन में उन्होंने कहा कि आप अपना जहाज अकेले उड़ा, अच्छा, J-10 पे आ जाए। 30 से 4थे मिशन में उन्होंने कहा भाई तुसी आप ले जाओ। कि पाकिस्तान चीन से J-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल करने जा रहा है। J-500 वर्क्स तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान चीन से ख़रीदने जा रहा है और HQ-19 बैलिस्टिक दिफाई निज़ाम पाकिस्तान ख़रीदने जा रहा है। J-35 की बिल्कुल बात हो रही। F-35 अगर भारत ले लेता है अमेरिका से तो सर ये बताइए कि पाकिस्तान के पास कौन से ऐसे तैयारे हैं वो जो F-35 और वो जो जदीद टेक्नोलॉजी अब लेने जा रहा है इजराइल और अमेरिका से, तो उसका मुकाबला कर सकेंगे? F-35 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, देंगे वो। आप भी तो J-35 की तरफ जा रहे हैं। फ़लस्तीन का एक निहत्ता, एक शहरी जो कि इसराइली मुजालिम सह रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ किस तरह से देखता है? रे ऑफ होप। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। दुनिया के दो अहम तरीन इस्लामी ममालिक का दुश्मन के साथ आमना सामना है। पाकिस्तान ने जंग जीत ली लेकिन एक नया महाज आगे खड़ा होता दिखाई दे रहा है। ईरान इजराइल के हमलों का ना सिर्फ मुकाबला कर रहा है बल्कि उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। तो जो आयरन डोम है उसका भरम टूटता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान कुछ अहम दिफाई एग्रीमेंट्स करने जा रहा है चीन के साथ। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी समेत बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में जो दुश्मन का मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हमारे साथ दुनिया पॉडकास्ट में जो शख्सियत मौजूद हैं, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, जो पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री में जिनका बड़ा अहम नाम है, बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं। पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है, इस प्रोजेक्ट को वो हेड करते रहे हैं, उसके चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं, चेयरमैन PIAC रहे हैं। इसके अलावा दीगर अहम ऐसी पोजीशंस पे रहे हैं जहां पाकिस्तान की एविएशन दिफाई इंडस्ट्री में बहुत अहम काम होते आए हैं और हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरशद मलिक साहब। अरशद मलिक साहब, ईरान ने तो दुनिया को हैरान कर दिया। वो जो आयरन डोम का भरम था वो तो टूटता दिखाई दे रहा है। इजराइल का जो एक भरम बना हुआ था,
ईरान ने सरप्राइज नहीं दे दिया? अदिल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप बड़ा डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ आपका नॉलेज भी ठीक डेवलप हो चुका है, विच इज़ गुड। आपकी वजह से शायद और भी नौजवान बच्चे जो हैं और मुल्क के जो हमारे लोग हैं उनको ये नॉलेज आना चाहिए इन चीज़ों का। यूजुअली हम इन तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते। तो दो बातें आपने की हैं, मैं उन दोनों का आपकी इजाज़त से बात करूँगा। पहली बात कि हम दो इस्लामी ताकतों के ख़िलाफ़ एक महाज है और बनता नज़र आ रहा है, तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए किसी को। मैं तो इस पर बड़ा कन्विंस हूँ शुरू दिन से कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब भी कोई साजिश बनी उसका ताना बाना भारत में नहीं हुआ, उसकी रूट्स जो हैं, उसकी जड़ें जो हैं वो इज़राइल तक जाती। और अगर आप इज़राइल जब भी कोई साजिश बनी, और इसकी मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपको दूंगा। 1978 में आप तो बहुत छोटे होंगे उस वक्त, हम लोग भी एयरफोर्स में नौजवान ही थे, पायलट थे हम। उस वक्त एक अटैक होता है पाकिस्तान की सरजमीन पे और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे, और वो शुरू होता है इज़राइल की हदूद से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान था, समहाउ द अदर हम लोगों को पता चला और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो रिस्पांस जनरेट किया, उस रिस्पांस की वजह से वो अटैक ख़त्म कर दिया गया। उसका ताना बाना इज़राइल में था, लेकिन उसके पसे पुर्दा कुछ और आलमी ताकतें भी मौजूद थी जिसका हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और उसके साथ हिंदुस्तान भी शामिल था। सो ये मैं 1978 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से अगर आप नेतन्याहू की स्टेटमेंट जो आजकल बड़ी वायरल हुई है वो देख लें, या नेतन्याहू और मोदी का आपस में इंट्रैक्शन देख लें, तो ये दोनों एक बात पे यकीनन मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान इनकी नज़रों में खटकता है और खटकता रहेगा। तो ये महाजराई कोई बनते नहीं नज़र आ रही है, पहले से मौजूद थी। हमें उसके लिए अब पहले से मज़ीद तैयार होना है। अब आपने जो दूसरी बात कही कि ईरान ने सरप्राइज़ नहीं कर दिया, मैं 2-3 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और यही बात जब हो रही थी कि ईरान क्या करेगा, तो मेरा ये मानना था कि ईरान के पास वो सलाहियत मौजूद है, और जब आप किसी को, वो कहते हैं ना कि आप कॉर्नर में ले आते हैं, पुश करके ले आते हैं, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती, बल्कि वो भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करता है। मेरा ये मानना है कि ईरान ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और अभी ईरान कुछ और भी कर सकता है। अच्छा, ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अभी दुनिया को मजीद सरप्राइज करने जा रहा है? आदिल भाई, उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह आपने बताया कि आयरन डोम, आयरन डोम से पहले अगर आप देखें तो उसके पास एरो 3, एरो 2 और वो स्लिंग जो है डेविड स्लिंग, और फिर जाके एरो डोम की बारी आती। सो ये चौथा मरहला है जिसको वो डिसीव कर रहा है। इन 4 मरहलों के बाद अभी ये भी हकीकत है, रोज़े रोशन की तरह आया है, और बदकिस्मती से हमें मानना भी पड़ता है कि उसका अगर आप बॉर्डर देखते हैं तो ऊपर उसको इराक नज़र आता है, सीरिया नज़र आता है, जॉर्डन नज़र आता है, इधर आते हैं तो बहरीन नज़र आता है, कुवैत नज़र आता है, कतर नज़र आता है। और मानने की बात है, इसमें क्या आप छुपाना, ये वो सारी जगह हैं जिन पे अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं। अगर आप कुवैत में कतर में जाते हैं तो सबसे बड़ी एयरबेस है जो अलूदे एयरबेस है। उसके बाद बहरीन में और कुवैत में नेवल शिपमेंट है। उसके बाद इराक में उसकी स्पेशल फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स, जॉर्डन में उसके अपने बेसिस हैं। अगर आप नीचे आते हैं तो सऊदी अरब में भी उसकी। तो आपके ख्याल में क्या वो इन सारी चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देंगे? कभी भी नहीं देंगे। फिर वो मुल्क जहाँ अमेरिका इतनी मजबूती से बैठा हुआ है, वो बेचारे भी कुछ नहीं कर सकते। सो इन सारों को करने के बाद जो ईरान आप कह रहे हैं कि सरप्राइज़ किया, दैट इज़ अ रियल सरप्राइज़ कि उसने एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग, इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम को बीट किया, और उसके बाद जो आयरन डोम को तो कर ही दिया। उसके बाद आके उसने वो हदफ अचीव किए। अब वो मज़ीद क्या कर सकता है? मेरे ख्याल में जो ईरान के पास मिसाइल्स की नंबर्स है, वो अभी भी इस कदर है कि वो उनको लॉन्च कर सकता है, और अगर आप उसको मज़ीद पुश करेंगे तो वो अपने हदफ तब्दील भी कर सकता है। अच्छा, ये बड़ी एक ब्लंट सी बात है, लेकिन क्यों नहीं करे? देखिए, जब आप मेरे घर में घुस आएँ, आप मेरे ऊपर इस तरह के अटैक करना शुरू कर दें, तो मेरे पास अपने सर्वाइवल के लिए एक ही बात रह जाती है कि या मरो या मिट जाओ। ईरान एक हिस्टोरिकली देखें बहुत बड़ी एम्पायर रहा है। अगर आप ईरान को देखें तो हम अपने आप को बदकिस्मती से जो कहते हैं कि हमारे पर कॉलोनियल जो रूल रहा, उसकी वजह से हम दबे रहते हैं।
ईरान के ऊपर कभी ऐसा नहीं था. दे आर वेरी प्राइड नेशन. ऑल्दो उस प्राइड नेशन का उनको नुकसान भी हुआ, जो शायद हम आपस में बात आगे जाके बात भी करेंगे. लेकिन वो ऑप्शन जो हैं, वो जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, और उसने कल ईरान की स्टेटमेंट भी आई कि मैं यूके, फ्रांस और इंग्लैंड, यूके, फ्रांस और अमेरिका इनको भी हदफ बनाऊंगा. तो उसका हदफ उनके मुल्क तो नहीं है. तो हमें समझ जो आती है वो यही है कि दे आर थिंकिंग ऑफ दिस वन. सेकेंड, जब अमेरिका ये कहता है कि मैं तो इस हमले में शामिल ही नहीं था, और उसी को आप अपनी पहली बात से रिलेट कर रहे हैं. जब हमारा हिंदुस्तान से मुलाखड़ा होता है, वो कहता है नन ऑफ माई बिजनेस, बट देयर आफ्टर वंस इट्स चिकन इज गेटिंग नॉक डाउन, वो कहता है हाँ दुनिया का अमन सलामती में आ गया. यहाँ पे भी वही हो रहा है. आपके ख्याल में 200 जहाज़ों की जो रेड आई है, 200 जहाज़ों की रेड, एक शॉक एंड ऑ, एक एयर सुपरमेसी, एक सर्जिकल स्ट्राइक्स, इन तीनों का मिक्स करके आता है. जितना डिस्टेंस है वो बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलर के नहीं आ सकता. एयर टू एयर रिफ्यूलर उनके पास, जो मेरी नॉलेज है, 7 से 8 इसराइल के पास. तो बाकी कहाँ से आते हैं? उसने अमेरिका ने दिए. 2 ऑप्शन है, या इन जो मैंने आपको जगह बताई यहाँ से वो क्विक रिफ्यूलिंग करता है, या अमेरिका आके सपोर्ट करता है. अभी कल की एक खबर ये भी है कि ईरान ने ब्रिटिश एक शिप को भी इंटरसेप्ट किया. तो सर ये सारी चीज़ें वो हैं. अच्छा, अब ईरान और क्या कर सकता है? तो एक तो मैंने ये आपको बता दिया उसको ट्रैप कैसे किया हुआ. दूसरा ये है कि जो गलत भी है और सही भी है ईरान की. देखिए, हम कह तो सकते हैं ना, हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के एनालिसिस तो हमने करना है. उसमें ईरान की गलती ये भी है कि उसने प्रॉक्सी वॉर्स पे बहुत जोर दिया. नॉन स्टेट एक्टर्स कहाँ हैं? इराक में उसका नॉन स्टेट एक्टर्स है, लेबनान में उसका है, सीरिया में उसका है, हुतीज उसके हैं, यमन में उसके हैं. यही तवज्जो अगर वो अपने एक्टिव वार के लिए देता, अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्टिवेट करता, तो शायद ये जो 65% कहते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे पहुंचा हुआ है, शायद वो 95 पे होता. सो एक तो अब इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स को अब देखें, मैनेजमेंट देखें अमेरिकन और इसराइलीज की. हिजबुल्लाह को ख़त्म किया जाता है, सीरिया में रिजीम चेंज की जाती है और प्रो रिजीम लाई जाती है. इराक वैसे बेचारा आपको पता ही है क्या है. लेबनान ख़त्म हो गया, सीरिया ख़त्म हो गया, जॉर्डन वैसी इमदाद का मरहून मन्नत है. तो इन सारों को करने के बाद उसने नॉन स्टेट एक्टर्स को ख़त्म करके यूक्रेन और रशिया को उलझाया और इधर से ये वाला अटैक कर दिया, जो कि बड़े दिनों से नवश्ता दीवार था. अब क्या ईरान इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स को, जो अब वीक हो चुके हैं, मैं ये मानता हूँ, दोबारा एक्टिवेट नहीं कर सकता? जब मरने मारने पे आ जाएगा तो ज़रूर कर सकता है. फिर न सिर्फ ये जो मैंने आपको जगह बताई, ये गुरिल्ला वार टाइप कोई शुरू हो जाएगा. एक्शंस नॉन स्टेट एक्टर्स का एक्शन क्या होता है, मैं उसी तरफ आ रहा था. स्टेट ऑफ होमस बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट. तो क्या उसको चोक करने के लिए प्रेजेंस मैंने बता दिया आपको, जी. लेकिन वो मरने मारने पे आ जाए, उनको कर सकता है. होतीज ने अभी एक मिसाइल पहले भी फायर किया. तो ये वो ऑप्शंस अभी हैं जो उसने एक्टिवेट नहीं की. क्या अरशद मलिक साहब, आप समझते हैं कि इसराइल ने मिसकैलकुलेट किया, ईरान का ये रिस्पांस वो तवक्को नहीं कर रहा था और उसने पहले ही दिन जश्न मना लिया? नहीं, देखिए, इसराइल को जोम था, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन भी थी. मेरे ख्याल में तो हमें अगर ईरान की तरफ देखना चाहिए तो उसकी तरफ से मिसकैलकुलेशंस हुई. आप देखें, एक बात हमने अभी बात नहीं की, आपके ख्याल में कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है जो कि एक अरसे से चला आ रहा है. एक पैटर्न बना हुआ है कि आप हानि का कत्ल शहादत होती है, फिर दूसरे जो उनके हिजबुल्लाह के और हमास के लीडर्स की शहादत होती है, तो एक पैटर्न चला आ रहा है. फिर अंदर पहुंच के, ईरान के अंदर पहुंच के, आपको पता होगा कि जब हानि की शहादत होती है तो उनका एसी ख़राब होता है, और कहा यही जाता है कि उसी वक्त जो ईरानी लीडरशिप थी, जो भी उस वक्त थी, उन्होंने कहा कि इसका जगह चेंज नहीं करते, बट इमरजेंसी में इसका एयर कंडीशनर सिस्टम ठीक करवाते हैं, और फ़ौरन उसी वक्त टारगेटेड अटैक होता है. तो इंटेलिजेंस फेलियर एक बहुत बड़ा फेलियर था या है, जिसने ये चीज़ ईरान के लिए एक ख़तरे की घंटी. तो ईरान ने अपने आप को उन लिहाज से ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया, अपने आप को तैयार नहीं किया. इजराइल ने बड़ी कैलकुलेशंस की. मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया कि किन मुल्कों में उसने नॉन स्टेट एक्टर्स को वीक किया, कौन सी रिजीम्स प्रो रिजीम लेके आए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर अगर आप देखें
तो लॉइन जो राइज ऑफ लॉइन है उसके पीछे भी एक फ्लैग्स आना शुरू हो गए थे। रजा शाह पहलवी का बेटे की नेतन्याहू के साथ तस्वीरें आना शुरू हो गई थी, उन्होंने लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया था। उसके बाद दे ब्रॉट द ड्रोन्स इनसाइड ईरान एंड ईरान वाज स्लीपिंग। फिर पहले दिन अटैक होते हैं, उसके बाद अभी एक दिन पहले फिर उनकी लीडरशिप टारगेट हो रही है। तो ईरान ने मेरे ख्याल में मिसकैलकुलेट किया, अपने आप को प्रिपेयर। ईरान की इंटेलिजेंस के अंदर कहा जा रहा है कि मोसाद ने अपने लोग भी घुसा रखे हैं, और उनका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर जो है उसकी एक बड़ी रीज़न भी ये है कि उसके अपने लोग ही इजराइल के मुखबर बन के इंफॉर्मेशन देते रहे। देखिए, उसमें भी मैं एक बात पे बड़ा यकीन करता हूँ कि बजाय आप लोगों पे नुक्ताचीनी करें, पहले अपना मन साफ करें और अपने अंदर को एनालिसिस करें। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब ये इनकलाब ईरान आता है उस वक्त आप दो फोर्सेस बना लेते हैं, एक रिपब्लिकन गार्ड्स बना लेते हैं, एक उससे नीचे वाली जो आपकी आर्म फोर्सेस है। अब बड़ी हैरान कुन बात है और जो कि बड़ी दिलचस्प बात है कि रिपब्लिकन गार्ड्स की अपनी आर्मी है, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स है, और उसके नीचे एक और सेटअप उन्हीं का है। रिपब्लिकन गार्ड्स रिसोर्सेज वाइज, इन्फ्लुएंस वाइज, इन्वॉल्वमेंट वाइज ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जबकि दूसरी आर्म फोर्सेज उसके नीचे हैं, वो उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं। सो डोंट यू थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ क्लैश बिटवीन दीज टू? जब ये क्लैश होता है फिर आप इनकलाब लेके आते हैं। इनकलाब में आपको 100% सपोर्ट नहीं होती, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपके खिलाफ भी होते हैं। सो वो एलिमेंट्स मौजूद थे, उनको एक्सप्लॉइट किया, और अभी आपने खबरें पढ़ी होंगी कि इंडियन भी वहाँ पे पकड़े जा रहे हैं ईरान के अंदर। सो मोसाद एक बहुत ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपने पेनिट्रेट किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया और साबित करके दिखाया, जिसको ईरान उस तरह एड्रेस नहीं कर पाया। अरशद मलिक साहब, इंडियंस ईरान में रह के इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। बदकिस्मती ईरान की ये है कि ईरान ने कभी दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं की। हमारे साथ अगर आप ट्रेडिशनल देखें तो हम ईरान को बहुत इज्जत भी देते रहे, इम्पोर्टेंस भी देते रहे। जब आरसीडी था, ईरान टर्की पाकिस्तान का जो कॉरिडोर था, उसमें हम बहुत करीब थे। अमेरिकन ब्लॉक में हम इनके साथ बिल्कुल मौजूद थे। बीइंग आवर नेबर, उसने हमारे साथ ताल्लुकात बनाने की बजाय अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए इधर से हमें थ्रेट करना शुरू किया, और गवादर की पोर्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया के साथ एक, आपको याद होगा, एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। सो ईरान ने जहाँ पहचानने में गलती की, वो हिंदू को या हिंदुआता सोच को पहचानने की गलती की। मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, हिंदुआता सोच की बात कर रहा हूँ, जो कि ईरान को समझना चाहिए, जिस पे उसने फॉल्टर किया। और उस सोच को फॉल्टर होते हुए ये जो आपने बात की है वो इस तरह होती है कि मोसाद के साथ हाथ जोड़ लिए और मोसाद को वो इंफॉर्मेशन अपने एजेंट्स के थ्रू दी। आप हिंदुआता सोच ये देखें कि कनाडा में सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं। कनाडा के अंदर से आप देखें कि कितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है हिंदुआता सोच की। अमेरिका में वो क्या कर रहे हैं? तो ये तो ट्रस्टवर्दी सोच है ही नहीं। सर, इंडियंस ईरान के अंदर रह के, जिनको उन्होंने दोस्त समझ के शायद वहाँ रखा था, और पाकिस्तान का भी लिहाज ईरान ने उस वक्त नहीं किया, वही इंडियंस इजराइल के जासूस बन गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये कैसी दिलचस्प बात है और हैरानकुन बात है कि जब पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है तो वहाँ पर इजरायली खुद आके ऑपरेट करते हैं, उनको एडवाइस दे रहे होते हैं भारत में बैठ के। जब ईरान और इजराइल की जंग होती है तो इंडियंस जो हैं वो ईरान में बैठ के इजराइल के लिए काम करते हैं। कितना खौफनाक एक इन्होंने आपस में एक नेक्सस बनाया हुआ है। देखिए, फिर मैं वो बात कर, हमें अब एनालिसिस ये करना है कि कसूर या कसूरवार कौन। आपको ये भी, आप मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया और ख़बरों के आदमी हैं, आपने ये भी देखा होगा कि नेतन्याहू और मोदी की भी बात होती है इन दिनों में। तो क्या ईरान को समझ नहीं आ जानी चाहिए थी पहले? चले वो तो गुजर गया, अभी भी सोच का मुकाम है कि हिंदुस्तान या हिंदुआता सोच, हिंदू लीडरशिप, और ख़ास तौर पे नेतन्याहू जैसा फाशिस्ट आदमी, ये नेतन्याहू का साथी है, दोस्त है, और ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी ईरान, एंटी पाकिस्तान नहीं है। आज मैं तो ये भी आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि जो मुसलमान मुल्क हैं, मैं कोई इस्लाम की जंग या कुफर की जंग पे नहीं जाना चाह रहा। इट इज़ नॉट अ रिलीजियस वॉर। देखिए, रिलीजियस वॉर होती तो शायद जो ईरान के सिनेरियो वो ना, ये उन्हें ये सोचना है कि हिंदुआता सोच क्या है, हिंदू क्या सोचता है, कब की सोचता है,
और अगर आप इसराइल को देखते हैं तो इसराइल वाले तो बड़े क्लियर हैं, जो बर्बरियत और सफाकियत का मुजाहरा गज़ा के मुसलमानों के साथ हुआ, वो रहती दुनिया तक एक मिसाल, बदतरीन मिसाल बनेगी। हम आपसे गज़ा के हवाले से भी बात करेंगे। आप जिस तंजीम के इस वक्त ओहदेदार हैं वो वहाँ पर इस वक्त इमदादी सामान भी पहुँचा रही है, लेकिन सर ये बताइए कि जो इसराइल का मुकाबला करने के लिए ईरान के पास, अब इसराइल की इंटेलिजेंस खुद भी कह रही है उसके पास हज़ारों में बैलिस्टिक मिसाइल हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई वो इतने लीथल हैं कि वो इसराइल के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ। अगर आपने डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की जो खातून है तो पॉलिटिकल औरत, उसका अगर बयान सुना हो तो उसने कहा था कि मेरे ख्याल में ईरान कहीं भी करीब नहीं है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के। लेकिन जब आप नैरेटिव अब नेतन्याहू का देखते हैं तो वो कहता है जी कि ये बड़े करीब थे। सेम इज फ्रॉम द ट्रम्प साइड। ये किस तरह की दुनिया है कि आपके पास यूनाइटेड नेशंस है, आपके पास OIC है, और आप एक मुल्क को कह रहे हैं कि डू एज आई वांट एंड जस्ट डू इट। हाउ कैन यू से दैट? तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जिस पे हम सारों को सोच रहे हैं। आपका जो सवाल का जवाब है, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की मौजूदगी में ईरान के पास अभी भी उसके आर्सेनल में ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो इसराइल को शॉक दे सकते हैं। और मैंने 3-4 दिन पहले अपने दोस्तों से ये कहा था, मेरे ख्याल में ईरान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए और भरपूर करना चाहिए, बिकॉज आज की दुनिया में फिटेस्ट का सर्वाइवल है। आप स्ट्रेंथ पे आएंगे, लोग आपसे बात करेंगे। आपको कभी भी बातचीत का दरवाज़ा नहीं रोकना चाहिए, लेकिन उस पे आने के लिए जो आपके पास चीज़ें हैं और डेटरेंस तो क्रिएट करनी है, डेटरेंस क्रिएट करने, और उनके पास मेरे ख्याल में आर्सेनल में चीज़ें हैं जिससे ये हो सकता है। क्या ईरान इतना कैपेबल है कि वो F-35 जैसे जदीद तैयारे मार गिराए? वो दावा कर रहा है उसने 10 तैयारे मार गिराए हैं और उसमें जो है वो बहुत से F-35 हैं। F-35 तैयारे ईरान गिरा सकता था? अब मैं, अगर आप मुझसे ज़ाती राय में, मैं भी थोड़ा सा तजब्सुब में हूँ। ये नहीं कि ये बहुत को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ये नहीं शूट डाउन हो सकती। उसका RCS बहुत छोटा होता है, जैसे गोल्फ का बॉल होता है ना। अगर आप जहाज़ इतना बड़ा है तो ये बिकॉज ऑफ इट्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो एक गोल्फ के बॉल की तरह का रह जाता है। मैं उस पर, और मारा भी जा सकता है। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से राफेल तो अल्लाह ने करम कर ही दिया था। उससे बहुत पहले हमने F-16 से ड्रोन मारा। एक फाइटर से ड्रोन को मारना बहुत मुश्किल काम है। 2-3 वजह टेक्निकली, लेकिन मैं जल्दी से बता, एक तो उसका साइज, दूसरा उसकी स्पीड, तीसरा आपको ट्रैक करने में मुश्किल होती, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमारे हो तो सकता है, नामुमकिनात में नहीं, लेकिन जो ईरान की कैपेबिलिटी है उसमें मुझे थोड़ा सा तजब्जुब है। ऑल्दो क्लेम्स को जब आप वेरीफाई करते हैं थोड़ा टाइम लगता है। हमने तो अपने जो क्लेम्स किए अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वेरिफिकेशन करवाई, सैटेलाइट से करवा दी। तो अगर तो ईरान ने ये जो क्लेम है कि पहले 2 पे आए, फिर 3 पे आए, अब शायद कल 10 की आ गई स्टेटमेंट, फिर एक पायलट भी कैप्चर हुई है। वो खूबसूरत सी इजरायली पायलट दिखाते हैं, उसके मुकाबले में जो इंडियन दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये है तो बिला ताखीर इसको मीडिया पे दिखाना चाहिए, ताकि मेरे जैसे लोग भी जो कि चाहते हैं दिल से कि ऐसा हो, वो मज़ीद तक़वियत पहुँचे, वन, और दूसरा उस सोच को हज़ीमत मिले जो कहते हैं कि वी आर अनटचेबल। अच्छा यार, ये बताइए कि अब दुनिया में मॉडर्न रिमोट वारफेयर का एक जो दौर शुरू हो गया है। अब ईरान तक अगर इसराइल पहुंच आया है, बिल्कुल पाकिस्तान ईरान का चूँकि हमसाया है, बहुत ही अहम जो हमारी जोग्राफियाई लोकेशन जो है इसराइल, आपने बताया दहाइयों से पाकिस्तान के जो उसकी एटमिक कैपेबिलिटी है वो चूँकि उसको उससे परेशानी है, तो वो ईरान में भी उसको परेशानी थी। ईरान में भी उसने वही टारगेट्स जो हैं वो उसने जो है हिट किए। पाकिस्तान के हवाले से इसराइल की आगे क्या स्ट्रेटजी आपको नज़र आती है? क्या वो ईरान में आने के बाद पाकिस्तान के लिए कोई ख़तरा है? देखिए, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन आपको ना होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब आपके पास अफ़गानिस्तान में रशियंस आए तो आपने उसी को काउंटर करने के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, जिसके आज तक हम असरात भुगत रहे हैं। हमने लाखों लोग अपने शहीद करवाएं। हम वॉर और टेरर में इस तरह घुस गए कि हम इकोनॉमिकली डिस्टेबल रहे, पॉलिटिकली डिस्टेबल रहे। ये जो आज हम देख रहे हैं ये उसका, अगर तो खुदा ना खास्ता ईरान की इसराइल की एक्सेस ईरान तक आती है, जो कि इंशाल्लाह नहीं आएगी, इतना भी,
उसके बावजूद भी आपको तैयार रहना चाहिए। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, जो टेक्नोलॉजी इसराइल को देना चाहता है, और जो टेक्नोलॉजी अब ये हिंदुआता सोच को देगा आपके पड़ोस में, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, अस्करी क़यादत, किसी कन्फ्यूजन में न। देखिए सर, नौशता दीवार था 2000, मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, 2011 में नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दे दी। तो अब हम किस चीज़ के इंतज़ार में हैं? कौन से हमारे दोस्त बन जाएंगे? फिर उससे बढ़ के कुरान पाक में आ गया कि यहूद व अंसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो मैं ये नहीं कहता कि हमें अपने सफारती महाज बंद कर देने चाहिए, डिप्लोमेटिकली हम किससे बात, अपने मकसद के असूल के लिए हर एक से बात करें, लेकिन ये सोच रखें कि ये आपकी टेक्नोलॉजी के पीछे है, ये आपकी मुल्क की सालमियत के पीछे है, क्योंकि आप इस्लामी रियासत हैं। और खुशकिस्मती बदकिस्मती, किसी इस्लामी मुल्क के लीडर के भी पेट में दर्द होता है तो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ हम भेजने को तैयार होते हैं। मैं मिसाल, सही बात है। तो वो एक आप इस्लामिक सोच को फिर भी लेके आते हैं। फ़लस्तीन, इराक, मिस्र, चंद और मुल्क जो शायद आपके उतने दोस्त नहीं दिखाते, आपने तो कभी उनको बिट्रे नहीं किया। तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि भले इसराइल ईरान में कदम जमा सकता है या नहीं, हमें इसराइल के लिए तैयार रहना चाहिए। इसराइल, और ये जो लोग सोचते हैं कि हिंदू, आपने बिल्कुल सही बात की। जिस दिन हमारे अटैक जा रहे थे, उस दिन EW सिस्टम के ऊपर इजरायली ऑपरेटर्स उस दिन भी काम कर रहे थे हिंदुस्तान में। तो ये इतनी गहरी सोच है, इतना गहरा कोलैबोरेशन है, जिसमें फिर इनके पीछे जो है वो इनके बड़े माई बाप बैठे। तो यो आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, और ये वो सोच है जो कि आज अल्लाह ने जो आपको, आप पे जो मेहरबानी की थी, जो आपने 7, 8, 9, 10 मई को अल्लाह ने आपसे जो एक इज़्ज़त आपको दिलवाई, अब आपको और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान इस वक्त इस आलम इस्लाम का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क बन के सामने आ चुका है, और इसराइल जो है वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खतरा, सबसे बड़ा खतरा समझता है? बिल्कुल सही कहा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट दैट प्लेस। एंड नॉट ओनली इसराइल, हिंदुस्तान अब ये चूरन बेचने जा रहा है अमेरिका को, बरतानिया को, फ्रांस को, कि खुदा के लिए मेरी मदद करो, क्योंकि ये तो मुझसे नहीं संभलता। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी जंग चीन ने जीती है। ये बात याद रखिएगा कि कोई मुल्क किसी की जंग नहीं लड़ता। हर मुल्क के अपने इनफरादी इंटरेस्ट होते हैं। आपका इंटरेस्ट था आपकी बका, आपकी सालमियत। आपने अपनी बका और सालमियत के लिए, हमारे पास भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी इटालियन टेक्नोलॉजी है, हमारे पास स्वीडिश टेक्नोलॉजी है, और सबसे बढ़ के हमारे पास चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, और उससे भी बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि आपकी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ है। तो आपने उन सारों का एक मुरक्कब बनाया, और उसकी अपनी जो स्ट्रेंथ्स थी उनको अल्लाह की मदद से एक्सप्लॉइट किया। तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अल्लाह के एहसान से, मैं आजी के साथ कह रहा हूँ, एक ताकतवर ताकत है, मुल्क है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ये साबित करेंगे कि इजराइल आ जाए, हिंदुआता सोच आ जाए, हम अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे। 1 और 2 जो कि मैं बड़ा क्लियर हूँ, और मैं आई वॉन्ट टू से इट इन इंग्लिश, दैट एनीबडी हु लुक्स विद द evil eye on Pakistan has full capability, full capacity to respond anywhere in any part of the world, इंशाअल्लाह। क्या पाकिस्तान के पास ऐसी फिजाई या मिसाइल कैपेबिलिटी है कि अगर इसराइल की जानिब से कोई ऐसी शरारत की जाती है तो वो उसको भी रिस्पॉन्ड कर सके? मैं तो आपको 1980 की बात जो बताई, मैं थोड़ा सा और भी आपको बता देता हूँ कि अब तो चीज़ें खुल गई। हमें, जब हम नौजवान थे और हमारी जो लीडरशिप थी, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, और आज की लीडरशिप और आज के पायलट्स हमसे बहुत बेहतर है, और आज की हमारी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत बेहतर है। हमें ये कहा गया था हमारी लीडरशिप ने और हमारे लोगों को कि इट इज़ 1 वे टिकट। तो जो कौम जो शहादत की मुतमन्नी हो, जिनके लिए शहादत मतलूब मकसूद मोमिन हो, उसको शिकस्त देना, मैं आपको जज्बातियत की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह, अल्लाह ना करे ये वक्त आए, अल्लाह ना करे ये साने हम पे आए, हमारे अंदर इंशाअल्लाह सलाहियत है, हमारे अंदर वो जज्बा है और कैपेबिलिटी है जिससे हम किसी को भी काउंटर कर सकते हैं और उसको सबक भी सिखा सकते हैं इंशाअल्लाह। हमें इसराइल वाले रीजन में जाने के लिए किसी और मुल्क की रास्ते में ज़रूरत नहीं है जिस तरह इसराइल को ज़रूरत पड़ती है। क्या हमारी, क्योंकि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है और हमारी अब तो फ़िज़ाइया के हवाले से कहा जाता है, और जितनी हमने
रिमोट मॉडर्न जो रिमोट वारफेयर में हमने एक्सेलेंस हासिल कर लिया है। अब शायद दुनिया भी इस बात पे हैरान है कि अब अगर कोई मुल्क कहीं बैठ के भी शरारत करता है, यहाँ से कोई 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर से भी अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान उसको भी रिस्पॉन्ड करेगा। दिल भाई, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं आपकी एक बड़े एहतराम से आपसे एक करेक्शन चाहूँगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और ना ही आपको कुछ ज़रूरत के वक्त काम आएगा। मैंने आपको सारा सिनेरियो ईरान का बता दिया, आप अपना सिनेरियो भी देख लें। आपके हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान, आपके हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में कौन लोग बैठे हुए हैं? हिंदुस्तान के पास फ्रेंच टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी है, रशियन टेक्नोलॉजी है, इटालियन टेक्नोलॉजी, वो सारे बैठे हुए हैं और उन सारों का ताना बाना एक या किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात की। अब तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऐसे हो गई हैं, क्रूज मिसाइल, ब्लिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, और अब आपने तो अल्लाह ने करम किया, पाकिस्तान ने दिखाया कि इट्स अ स्पेस वॉरफेयर। सो स्पेस वॉरफेयर में यू डोंट नीड एनीबडी एंड यू विल नॉट लाइक टू रिलाई ऑन एनीबडी। हाँ, कुछ ताकतें आपके साथ हैं जो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और हमें उनके साथ मिल के आगे चलना चाहिए। वो ज़रूर आपको मदद करेंगी, क्योंकि उनकी बका भी इसी में, वो भी हमारे लिए नहीं कर रहे, उनकी अपनी बका उसमें। अब सारा आलम इस्लाम पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। सारा आलम इस्लाम देखता भी है और उस तरह भी नहीं देखता जिस तरह हम समझते हैं। हम तो उनके लिए जान कटवाने के लिए तैयार हैं। वो का बड़ा मशहूर था ना, ए हरम तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हम जज्बाती कौम है, हम अभी भी चले आएंगे, बट यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनीबडी। यू हैव टू बिल्ड अप योर ओन एसेट्स, योर ओन कैपेसिटी एंड योर ओन कैपेसिटी। ईरान की हमने अभी बात की, आपने पॉइंट आउट किया, मैंने आपको बताया इंटरनल फेलियर्स हैं। मैं जब तक आप अंदर से कमज़ोर नहीं होते, आपको कोई ताकत तबाह नहीं कर सकती। अच्छा, मोसाद जो है इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी, और उनका सारा सेटअप सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी से ही खौफज़दा नहीं है, बल्कि हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क, और जिस तरह हमारे एक रिलायबल इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो कि उन्होंने ईरान में तो उसको मात दे दी, लेकिन पाकिस्तान में वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान में हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को मात दे सके। मेरे ख्याल में ऐसा ही है। मेरे ख्याल में चूँकि ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हमारी फोर्सेस में रहते हुए भी इतनी एक्सेस शायद ना हो, लेकिन जो शवाहिद हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत इंट्रैक्शंस होती है, या जो हमारा एक्सपोजर है, आपकी बात में वज़न है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये एक हमारी स्ट्रेंथ ही रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए सर कि अब हम बात करते हैं कि जिस तरह आपने बड़ा सर्व किया, बड़े अहम इदारों में आपने GF-17 थंडर जो है उसके आप चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे, और GF-17 थंडर जो है उसके हवाले से कहा जाता है कि उसमें चीन का ज़ाहिर है बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपने तैयारे खुद बना रहा है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझ पे एहसान किया था और मेरी एयरफोर्स का मुझ पे कॉन्फिडेंस था, तो मैं चाइना में प्रोजेक्ट इंचार्ज रहा, फिर मैं पाकिस्तान में प्रोजेक्ट इंचार्ज रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, आप में शायद उतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं होती। फिर मैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में चेयरमैन रहा। जो हमारा ये जॉइंट प्रोजेक्ट है तो जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली हम उतने आगे नहीं हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम वाकई, जैसे रॉ मटेरियल है, वो इतना बल्क में ख़रीदना पड़ता है जो कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो लोग बहुत जहाज़ बनाते हैं, सो वो रॉ मटेरियल बनाते हैं। 100% GF-17 पाकिस्तान में असेंबल हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और टेस्ट और ट्रायल हो रहे हैं। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजॉरिटी 56% पार्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, आपके पास CNC मशीन्स हैं, और ये अल्लाह का एक और बड़ा एहसान है कि अगर दुश्मन को ये है कि शायद वो कामरा में है, तो ऐसा भी नहीं। अल्लाह का बहुत एहसान है, लीडरशिप की सोच थी। तो ये आपका GF-17 अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद बनाते हैं। चाइना में ये नहीं बनता। चाइना पार्ट्स प्रोड्यूस करके आपको देता है, और मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स आपके पास होते हैं, फिर आप असेंबल करते हैं। इंजन आप बाहर से लेते हैं। इसके अलावा आपका जो ट्रेनिंग मशाक एयरक्राफ्ट है, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 6 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर चुके हैं, वो पाकिस्तान के अंदर 100% बन रहा है, और आज से नहीं, कई अरसे से बन रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स माशाल्लाह टच वुड इज़ दी ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड जो कि न सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑफ द लाइन एयरफोर्सेज में ऑपरेशनली है, बल्कि वो ना जहाज़ डेवलप करती है,
डिज़ाइन करती है और प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है, दी ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। अब जो लीडरशिप है वो इस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को मज़ीद एनहेंस कर रही है। और वो सॉरी मैं आपकी आखिरी बात कर रहा हूँ, हमारा एक और जो वीकनेस थी वो थी डिज़ाइनिंग की। डिज़ाइनिंग बहुत बड़ा एक फैक्ट। सही। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेप में भी काफ़ी आगे जा चुके हैं। सर, पाकिस्तान के पास कम तरीन जंगी वसाइल यानी इसका बजट जो है हमारे दुश्मन के मुकाबले में ना होने के बराबर है। हमारे जो लोग हैं, हम अपने लोगों को क्या अंडर एस्टिमेट करते हैं? इतनी ज़बरदस्त कैपेबिलिटी इनके पास, इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी ये प्रोड्यूस करने की सलाहियत, खुद इंडिजिनस टेक्नोलॉजियाँ बनना शुरू हो गई है सर। बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया। असल में आदिल भाई हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम स्टेबल नहीं हो पा रहे, ना हम पॉलिटिकली स्टेबल हो पा रहे, ना हम इकोनॉमिकली स्टेबल हो रहे हैं। और उसकी भी वजह है, देखिए आपको वॉर और टेरर में धकेले रखा, आप वेस्ट में घुसे रहे, फिर किसी हद तक आप साउथ में भी जिनके साथ आजकल मसला चल रहा है उधर भी आप इंगेज रहे। कलभूषण साहब तशरीफ लाते हैं, वहीं से एंट्री देते हैं, इसी तरह की एक दो और एंट्रियाँ वहाँ से आ जाती हैं। ईस्ट ने तो आपको बिल्कुल बांध के रखा। तो आपके वसाइल ही नहीं बन रहे थे कि आप उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सके। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अल्लाह ताला का इतना करम है इस खित्ते पे। ऐਵੇਂ तो नहीं, हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मैं मशरिक़ से एक आंधी उठता हुआ देख रहा हूँ, और डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने भी कहा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उठना यहीं से। तो बहुत कैपेसिटी है, बहुत कैपेबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली वसाइल नहीं आ रहे कि हम इसको सही मानों में चैनलाइज कर पाए। JF-17 का बनाना, सुपर मशाक का बनाना, मिसाइल टेक्नोलॉजी का बनाना, और उससे बढ़ के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बनाना, ये बहुत बड़े मौजज़ात हैं अल्लाह ताला के इस मुल्क और इस मुल्क के बासियों पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है। वी आर कैपेबल, वी हैव लेस रिसोर्सेज, बट अब थोड़ी सी कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, वेदर वी लाइक इट और नॉट। बट टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए आपको ख़र्चा करना पड़ता है। अगर यही वसाइल हमारे पास थोड़े से और आ जाएं, तो ये जो टेक्नोलॉजी अभी भी ड्रोन की है या सैटेलाइट्स की है, ये हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको भी मास्टर कर सकते हैं। अच्छा, ये अब खबर आई कि ब्लूमबर्ग ने खबर दी कि पाकिस्तान चीन से J-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल करने जा रहा है। J-500 वर्क्स तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान चीन से ख़रीदने जा रहा है, और HQ-19 बैलिस्टिक दिफाई निज़ाम पाकिस्तान ख़रीदने जा रहा है। कितनी बड़ी ये एक डेवलपमेंट होने जा रही है खित्ते में? बिल्कुल, इसलिए इस खित्ते में होना ज़रूरी हो गई है कि अगर आप खित्ते में तवाज़ुन चाहते हैं, उस खित्ते में तवाज़ुन इसलिए चाहते हैं कि आपको जो आपका हमसाया मुल्क है उसको देने के लिए फ्रांस भी तैयार है, बरतानिया भी तैयार है, अमेरिका भी तैयार है, और न सिर्फ चीज़ें देने को तैयार है बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को भी तैयार है। सिमिलरली जो रशिया का आप देखें कि उन्होंने Su-57 तक उनको ऑफ़र करने की कोशिश की, उसको काउंटर करने के लिए ज़ाहिर है आपने भागदौड़ तो करनी। मैं तो ये कहूँगा कि हमें अमेरिका के पास भी जाना चाहिए और उससे टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, उससे हमें फ्रांस से भी टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। आजकल डेफिनेटली बिकॉज ऑफ आवर रिलेशन, बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग रियलिटी, J-35 की बिल्कुल बात हो रही, ऑल्दो अभी ये टोटली कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए भी, मैच्योर करने के लिए भी, ये मेरी बात याद रखिएगा, चाइना को हमारी ज़रूरत है। अच्छा, यानी चाइना की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए चाइना पाकिस्तान पे इन्हिसार कर रहा होता है? 100% इन्हिसार नहीं कर सकता, बिकॉज ज़ाहिर बहुत ऊपर है, लेकिन जो इनपुट्स हमारी आती हैं, जो एक्सपोजर हमारा है, वो एक्सपोजर चाइना के पास नहीं। हमारी जो आप देखें, आप पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लीडरशिप को सैल्यूट पेश करें कि मैं तो एयरफोर्स की बात करूँगा कि हमने F-86 लिया, जिस वो टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट था, और उसने हैवक क्रिएट किया 1965। फिर आपने स्टार फाइटर लिया F-104 जो टॉप ऑफ द लाइन जहाज़ था, और उस ज़माने में वो F-16 से ज़्यादा, और उसके जो पायलट्स थे हम उनको देखते थे, हम तो बहुत बच्चे थे, वो ऐसे स्टाइल से फिरते थे कि हम स्टार फाइटर, सो आपने वो उड़ाया। फिर आपने मिराज 2000 उस वक्त सेलेक्ट किया जबकि दुनिया के पास मिराज 2000 नहीं थे, वो डील नहीं मैच्योर हो सकी। फिर आपने ग्रिपन एवेल्यूट किया, फिर आप F-16 उस वक्त लेके आए जब F-16 अभी बहुत सी। सो टेक्नोलॉजी वाइज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी, और ये मैं फाइटर्स के अलावा अगर आप एयर डिफेंस की बात करें उसमें भी हम बहुत आगे थे। सो जो हमारा एक्सपोजर है, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपको मैं एक और बात भी बताना चाहूँगा, सुपर मशाक के अलावा एक और जहाज़ है K-8 एयरक्राफ्ट, जो कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। आप मेरी बात का यकीन कर लें कि उसको बनाया
डेफिनेटली चाइना ने है, और हमारे पास उसकी बैकअप में हम एक डेवलपमेंट में जा रहे थे जिसमें हमने यहाँ प्रोड्यूस करना था, उसमें हमारे पायलट्स और इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। और मैं चूँकि चाइना में JF-17 पे रहा हूँ, आज जो JF-17 का जहाज़ आप पाकिस्तान में उड़ा रहे हैं जिसको ब्लॉक 3 कहते हैं, ये चाइनीज़ के वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं किसी तरह चाइना को अंडरमाइन नहीं कर रहा। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल के बाद जिस स्टेज पे टेक्नोलॉजी में हैं, अल्लाह के फजल के बाद, और हमारे चाइना का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन बहुत सी चीज़ों में चाइना के पास वो एक्सपोजर, वो एक्सपर्टीज नहीं। सो J-35 डेफिनेटली इज ऑन आवर लिस्ट, J-500 definitely is on our list, and also there are many more things which are on our list which are we are going to मेरा ख्याल क्या ये बात दुरुस्त है कि पाक फिजाइया जो है ये चीनी पायलट्स को तरबियत भी देती है? देती इस सेंस में है कि जब हमारी एक्सरसाइजेस होती हैं तो वो जो आके एक्सरसाइजेस हमारा सेटअप देखते हैं, हमारी जो इंडस शील्ड अभी हमने की, और जो कि कहा गया कि ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग जो अमेरिकन एक्सरसाइजेस थी उनके हम पल्ला थी, तो डेफिनेटली वो आके देखते तो हैं। और वो न सिर्फ देखते हैं बल्कि जो मैं किस ज़माने में पायलट था, मैं आज के अपने पायलट के साथ कहीं बात नहीं कर सकता। उसका जो लेवल है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत। तो ये वो जो लेवल है ये चाइनीज़ का अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो डेफिनेटली वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं, फिर मिल के एक स्ट्रेटजाइज होती हैं चीज़ें। अच्छा, हमारे JF-17 थंडर ने S-400 को हिट किया और वो बैटरी जो है वो उड़ा दी, और ये दुनिया की दिफाई तारीख में ये एक बहुत बड़ा कारनामा था पाकिस्तान का। हमारा JF-17 थंडर जो कि आप खुद बनाते रहे हैं, ये कितना लीथल है और इंडिया इससे कितना परेशान है? बहुत परेशान। 2-3 वजह हैं इसकी। पहली बात यह कि आपका ये इंडिजिनस डिज़ाइन है, आपके पायलट्स और इंजीनियर्स की पूरी ग्रिप है। फिर इसकी जो स्पेयर्स पोर्टेबिलिटी है जो कि इंडिया का बहुत बड़ा इशू है, वो आपकी अपनी है थ्रू चाइना, बट इट इज़ अंडर योर कंट्रोल। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जो JF-17 आज का है ब्लॉक 3 है, और इंशाल्लाह वो ब्लॉक 1-2 को भी आप उस पर ले आएंगे। ये तो चाइना के भी वहमो गुमान में भी नहीं था अच्छा कि ये बनेगा। सो ब्लॉक 3 को आप Gen 2 से, जनरेशन 2 जिसको Gen 2 कहते हैं, उससे लेके आप Gen 3.5 पे ले आए तो डेफिनेटली बहुत लीथल। आपको यकीनन पता है कि आजकल के जो जहाज़ हैं उनमें 2 से 3 चीज़ें मैटर करती। पहली मैटर करती है कि उसके ऊपर रेडार कौन सा है, दूसरा उसके ऊपर वेपन कौन सा है, तीसरा उनकी आपस में हार्मनी और इंटीग्रेशन क्या है। सो जो आपने S-400 को शूट किया, वो आपने CM-400 मिसाइल, अगेन बेस्ट मिसाइल, फिर उसकी ऑपरेबिलिटी और उस पर परफेक्शन आपके पायलट्स की, और उसकी हार्मनाइजेशन विद द रेडार। तो इंडिया की नींदें उड़ी हुई हैं। हमने JF-17 पे द मोस्ट मॉडर्न रेडार जो J-10 पे भी है और राफेल पे भी है वो लगा दिया। अब इंडिया भी अपने तेजा के ऊपर वही रेडार लगाने के चक्कर में, तो नींदें तो उड़ी हुई हैं। इजरायली एक्सपर्ट्स भारत के कंट्रोल रूम्स में बैठ के उनकी फिजाइया को और उनके ड्रोन्स को ऑपरेट खुद कर रहे थे। बिल्कुल सही। और जब पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिरा दिए, उनके ड्रोन गिरा दिए और उनकी बेसिस उड़ा दी, और तो उस वक्त इजराइल पे क्या बीत रही होगी? हवास बाख्ता थे, भौंकला गए थे, धचके पड़ रहे थे उनको। न सिर्फ वो इजराइल में बैठ के परेशान थे, हिंदुस्तान के अंदर बैठ के परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। ये अल्लाह ताला का इतना ख़ास करम हुआ, अल्लाह ताला की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है हमारे मुल्क पे, ये उसकी बदौलत हुआ। और आपके पायलट्स ने वो कर दिखाया जो कि जैसे आपने भी बताया कि लीस्ट एक्सपेक्टेड था, और डेफिनेटली इसने इजराइल को भी एक धचका दिया है। इजराइल का जो ग्रैंड डिज़ाइन है, जो मैं समझता हूँ इसको रीडिफाइन उसको करना पड़ेगा। जो उसने हिंदुस्तान के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी की थी उसको वो रीडिफाइन ज़रूर करेगा। आज के दौर में पाकिस्तान को अपनी दिफाई कैपेबिलिटी बढ़ाते हुए हिंदुस्तान के साथ साथ इजराइल को भी जहन में रखना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन ही ना रखें, किसी तौर पे कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं होनी चाहिए कि इस सोच के पीछे, हिंदू सोच के पीछे, हिंदुआता सोच के पीछे इजरायली सोच है, यहूदियों की सोच है, और उसको आपने काउंटर करना है। और ये टेक्नोलॉजी जो भी हिंदुआता सोच यहाँ लेके आती है, एक्चुअली ये सहूनी सोच और सहूनी टेक्नोलॉजी। सो आपने अपने आप को तैयार अगर करना है तो सहूनी सोच के साथ करना है। अच्छा, इस वक्त सर ये बताइए, चूंकि आप खुद दिफाई इंडस्ट्री में आपका बड़ा अहम रोल रहा है, राफेल को
बहुत बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। ये पाकिस्तान के पास शायद होते तो आज मंजरनामा मुख्तलिफ होता। भारत ने तो उस कंपनी को ही डुबो दिया। इस वक्त उस कंपनी की क्या दिफाई दुनिया में सूरत हाल है, और उसको क्या ऐसे मसाइल थे इंटीग्रेशन के भारत के, यानी उसने पैसे के जोम में एक टेक्नोलॉजी तो खरीद ली लेकिन वो अपने पायलट्स को कैपेबल ना कर सका। आदिल भाई, दो तीन चीज़ें इसमें ज़रूर आप ज़हन में रखें। हिंदुस्तान की एयरफोर्स कभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स के हम पल्ला नहीं रही। राफेल, मिराज 2000, सू-30, ये वो जहाज़ थे जिनकी बेस पे वो समझते थे कि हम इनसे बहुत आगे। F-16 बहुत कैपेबल जहाज़ है, बट आज के दौर में अगर आप उसको J-10 और राफेल से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा एक लो जेन में आ जाता है। सो पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी वाइज, लेकिन हिंदुस्तान के जो शुरू से लेके आज तक के दो तीन मसाइल हैं वो ये हैं कि उनकी पायलट्स की ट्रेनिंग वो नहीं है, उनके पायलट्स की स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू देयर एयरक्राफ्ट, हम कहते हैं कॉकपिट टू एयरक्राफ्ट रेशियो, वो नहीं है। और तीसरा उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं। अगर आप याद करें तो एक भारत के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे जो अभी रिटायर हुए, उन्होंने ये कहा था कि हम राफेल के लिए तैयार नहीं, राफेल अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ। मैं थोड़ी सी आपकी इजाज़त से समझाना ये चाहूँगा कि जब पाकिस्तान के पायलट्स F-16 लेने गए थे तो इसका एक सिलेबस था जिसमें लेट से 10 से 12 मिशन के बाद आप कहते हैं जी आप अपना जहाज़ अकेला ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चौथे से 5वें मिशन में उन्होंने कहा कि आप अपना जहाज़ अकेले उड़ाएं। अच्छा, J-10 पे आ जाए। J-10 का भी हर जहाज़ का एक डिफाइंड सिलेबस होता है। 30 से चौथे मिशन में उन्होंने कहा भाई तुसी आप ले जाओ। अच्छा, चाइना ने कहा। उसके बाद से जब से ये पाकिस्तान में आए, अब इन्होंने लीडरशिप ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक जगह रख के 2 साल के अंदर दिन रात एक्सरसाइजेस करके इसको ऑपरेशनलाइज किया। आपकी जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी एक्सपर्टी जितना आप चलाएंगे गाड़ी, आपने इसको इतना रवा कर लिया अपने आप को, मैं सादा जुबान में कह रहा हूँ, वरना तो ऑपरेशनलाइज कर लिया कि आपकी एक्सपर्टी आ रही। राफेल की वो एक्सपर्टी इंडियन पायलट्स के पास थी ही नहीं। अगर इंडिया जो अब अमेरिका को कह रहा है पाकिस्तान हमसे नहीं संभाला जा रहा, हमें F-35 दे दें, जो कि वो देता नहीं है, तो F-35 अगर भारत ले लेता है अमेरिका से, तो सर ये बताइए कि पाकिस्तान के पास कौन से ऐसे तैयारे हैं वो जो F-35 और वो जो जदीद टेक्नोलॉजी अब लेने जा रहा है इसराइल और अमेरिका से, तो उसका मुकाबला कर सकेंगे। देखिए, राफेल जब लिया था तो आपको याद होगा मोदी ने पिछली दफ़ा कहा था कि अगर मेरे पास राफेल होता तो मैं ये कर देता। राफेल आ गया, क्या किया? F-35 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, देंगे वो। आप भी तो J-35 की तरफ जा रहे हैं। उन कौमों का भी कुछ आपसे दिलचस्पी है जो आपको ये देना चाहते हैं। अब राफेल बनाने वाली कंपनी जो है सोचेगी अच्छा, राफेल बनाने वाली कंपनी अब सोचेगी कि देना भी चाहिए कि पाकिस्तान को मुफ्त में ही दे दें, ये हमारी शायद कोई जो है ना वो मशहूरी कर दे। राफेल की आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, मैंने आपको बताया कि चौथे 5वें मिशन में चाइनीज ने कहा यार J-10 तुसी ले जाओ, तुसी आप ही उड़ाओ, असी तुहानू की सिखाना है। राफेल की ट्रेनिंग 2-2, 3-3 महीने तक फ्रांस में होती रही। इंडियन पायलट्स वहां पे ट्रेनिंग करते रहे, जबकि आपका मैंने और J-10 को छोटा जहाज नहीं। सिमिलरली अब जब आपको वो F-35 देंगे, वो पहले सोचेंगे कि यार अपना और मुसीबत ना पा लिए। सो इट इज़ नॉट ओनली दैट यू गेट द टेक्नोलॉजी, इट इज़ द पीपल, इट इज़ योर डिटर्मिनेशन एंड इट्स अ कंबाइंड सोच। मेरे ख्याल में अगर हम फोकस होके, जैसे आपने बार बार आप तवज्जो दिला रहे हैं, अगर हमारी क़यादत ये फोकस हो जाए कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ पे है, हमें सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो नहीं देनी, हमें इजराइल की तरफ तवज्जो देनी है और उनके कुछ आकाओं की भी तरफ तवज्जो देनी है, तो उसकी तैयारी अगर हम करेंगे तो हमारा सर्वाइवल है। वरना इस जंग में हमने थर्ड लेयर में रखा F-16 को। पहले J-10C था, उसके बाद JF-17 थंडर था और उसके बाद F-16 बैकअप में था। क्या हमें खदशा था कि एंड टाइम पे कोई अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी में कोई कुछ ऐसा ना कर दे कि हमें कोई एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़े? बिल्कुल ऐसा नहीं, ये तासुर गलत था है। जब 2019 से बहुत पहले की बात है, हमें ये कहा गया कि जो आपको ब्लॉक 52 मिल रहे हैं वो शायद स्टार्ट ही ना हो। अच्छा, जब आपको मिसाइल दे रहे हैं, जब आप उस तरफ रुख करेंगे तो उनका ट्वीक सिस्टम ऐसा ट्वीक कर देंगे कि वो फायर ही ना हो।
हम बड़े क्लियर थे, लेकिन जाहिर है ये जब गलतुल आम बात आ जाती, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, तो आप इसको बहुत काउंटर नहीं कर सकते। अगर आप काउंटर करें तो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। 2019 में सारा कमाल F-16 ने किया था। अब सिनेरियो ऐसा था कि यू हैड टू फायर फ्रॉम लॉन्ग रेंजेस, अच्छा, एंड यू हैड टू स्टे वेल इनसाइड योर ओन टेरिटरी। बिल्कुल सही। उसके लिए जो हमने स्ट्रेटजी हमारी लीडरशिप ने बनाई वो यही थी कि फ्रंट पे द बेस्ट टू बेस्ट, देयर आफ्टर यू हैव द सेकेंड लेयर। उसकी वजह ये थी कि F-16 के मिसाइल की और रेडार की वो रेंज नहीं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 2 से 3 चीज़ें, आपका रेडार कितना अच्छा, कितनी दूर देख रहा है और कितनी बारीकी से देख रहा है और कितने ज़्यादा टारगेट्स को देख रहा है, और मिसाइल जो है वो कितनी दूर। सो F-16 का सिर्फ एक, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये बताइए सर कि दिफाई इंडस्ट्री में अब बहुत से ममालिक को सोचना पड़ेगा कि अब उसने इसमें पैसा लगाना है। ख़ास तौर पे बहुत से इस्लामी ममालिक ऐसे हैं, और ख़ास तौर पे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, और उसमें ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब और UAE है, अब आपको नज़र आ रहा है कि वो दिफाई इंडस्ट्री में अब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्पेंडिंग करने जा रहे हैं। और क्या वो पाकिस्तान के गाहक बनते नज़र आ रहे हैं कि वो GF-17 हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो दीगर जो फ़िज़ाई टेक्नोलॉजीज़ हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान यानी दिफाई मंडी के अंदर पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है उसकी मांग बढ़ने जा रही है? सच बोल सकते हैं। जी जी। देखिए, ये आज की सोच नहीं, ये आज से 20 से 30 साल पहले इस्लामी मुल्कों को सोच लेना चाहिए था। आप, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, अगर आप ये समझते हैं आप कुछ आकाओं को खुश करके अपने सर्वाइवल की जंग लड़ें तो ये आपकी खाम ख्याली। आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं देता। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो GF-17 की टेक्नोलॉजी ली है, इस पे जो पायलट्स, जो इंजीनियर्स और जो टेक्नीशियंस गए, दे वर टॉप ऑफ द लाइन फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स। जो शुरू में गए बेस्ट टू बेस्ट, फिर आपने उनको टेस्ट पायलट का कोर्स कराया, फिर आपने उनको टेस्ट इंजीनियरिंग का कोर्स कराया। उसके बाद मैं अपने बताता हूँ कि जब हम चाइना में थे तो चाइनीज़ हमें ये कहते थे, तुम इतना कुछ क्यों सीख रहे हो? हम कहते क्यों? कहते जब हम रशिया गए थे सीखने तो वो हमें टेबल के कॉर्नर पे खड़ा कर देते थे और वो बताते थे जो उन्होंने बताना होता था। अच्छा। तुम तो हमारे पीछे पड़ गए। अच्छा। तो देयर इज अ फिलॉसफी। हम ये कहते थे, हमारे ऊपर उन दिनों सैंक्शंस भी थी, तो हम कहते थे यार हमारा तो सर्वाइवल। एक बात का आप क्रेडिट, मैं आपकी इजाज़त से एक और बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। जब हम चाइना में थे तो हम उनकी फैक्ट्रियों में जाते थे तो वो फैक्ट्री वाले हमें सलूट करते थे। अच्छा, आम वर्कर जो होते थे पाकिस्तानी पायलट्स को सलूट करते थे? सलूट करते थे। हम कहते थे यार क्या हुआ? कहता है कि 71 की जब वॉर हुई, जब आप पे जाहिरियत का किया, तो हमारी फैक्ट्रियों ने दिन रात काम करके आपके लिए जहाज़ बनाए। इसलिए कि हमें ये पता था कि जो जहाज़ हम आपके हवाले कर रहे हैं उससे आप डिलीवर करेंगे। सिमिलरली सर, जो आपने बात की बहुत ज़रूरी बात है, हमें रियलाइज़ करना चाहिए। हम देखिए, टर्किया ने एक अपना जहाज़ बनाने की कोशिश की, अपना हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की, जो इंशाल्लाह बन भी जाएगा। उसका इंजन अभी तक एक बड़ी ताकत ने रिलीज़ नहीं किया। अच्छा। सिमिलरली आपने जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की सूरत में अल्लाह ताला ने आप पे एहसान किया हुआ है, ये इस्लामी मुल्कों को सोचना चाहिए कि ऑफ द शेल्फ सब कुछ ख़रीदा जा सकता है, पैसे से आप सारा कुछ लेके आ जाएंगे, लेकिन जब तक आपका टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर पे और आजकल की जंग तो है ही सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए डेफिनेटली दे नीड टू कोलैबोरेट विद पाकिस्तान, दे नीड टू कोलैबोरेट विद टर्किया। इनके पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं। तो आपकी बात, आपकी सोच की तरफ मैं जाऊंगा, इनको ये रियलाइज़ करना चाहिए। और कुछ लोगों ने, मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ लोगों ने हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया है। अच्छा। कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी सोच और होनी चाहिए, और इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि हो भी जाएगी इंशाल्लाह। साइबर स्पेस में पाकिस्तान ने, यानी इवन तो सेटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी, यानी ऐसी इतलात आई हैं कि पाकिस्तान ने उसमें इंडिजिनस तौर पे बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल करनी शुरू कर दी हैं। अपनी मुकामी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उसमें पाकिस्तान आगे चला गया। साइबर स्पेस में जो कुछ हुआ है भारत के साथ, ये आप समझते हैं कि हमारी जो फ़िज़ाइया की इस वक्त की क़यादत है, इसका कितना बड़ा इसमें किरदार है? ख़ास तौर पे 2019 के बाद से जो स्टडीज़ हुई और चंद सालों के अंदर हमने मज़ीद कैपेबिलिटी हासिल कर ली और इंडिया का सारा सिस्टम ही जैम कर दिया। अदिल भाई, बहुत बड़ा हाथ है, लीडरशिप बहुत मैटर करती है। 2019 ने हमें बहुत सबक सिखाया। 2019 के बाद से अगर आप देखें तो 6 सालों में आपने क्या कर दिया। तो लीडरशिप फोकस हुई, लीडरशिप ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू किया,
और उस आउट ऑफ द बॉक्स सोच में यही चीज़ें थी कि साइबर, स्पेस वॉरफेयर, ईडब्ल्यू वॉरफेयर, ये तीनों चीज़ें एक नई कहानी, एक नए जानवर लेके आए। आज आपकी एयरफोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह साइबर फोर्स कमांड है, स्पेस फोर्स कमांड है, ईडब्ल्यू कमांड है, जो उन दिनों डिपार्टमेंटलाइज होते थे। तो जब तक आप इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स सोचों में नहीं जाएंगे, और जो मैं और आप बार बार बात कर रहे हैं, हमें पूरी आवाम को, पूरी क़यादत को एक पेज पे आके सोचना पड़ेगा कि कल इससे आगे जाके आपको कुछ एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका सर्वाइवल होगा। तो आपके सवाल का जवाब, लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। वी मस्ट गिव ड्यू क्रेडिट टू द लीडरशिप जो इसने एयरफोर्स के अंदर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की। इंट्रोड्यूस करना एक बात होती है, उस पर कमांड और उसकी फिर एग्जीक्यूशन। ये आपने काम भी इकट्ठे किया होगा यकीनन। ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जो हैं, ये क्या इस पोजीशन पे आने से पहले यानी ये जो क्रिएटिविटी थी और ये इस तरह की जो चीज़ें थी, आप लोगों की ज़ाहिर इंटरनल डिस्कशन होती होगी प्रोफेशनली, तो क्या ये पहले से एक विजन लेके चल रहे थे कि मैंने आगे जाकर कोई बड़ा काम करना है? जी, जो एयर चीफ है, ज़ाहिर है हमने साथ काम किया हुआ है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये असल में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स आइडेंटिफाई करती है और फिर ग्रूमिंग करती है, फिर उन लोगों को पोजीशनिंग ऐसे करती है कि आपकी ग्रूमिंग होती रहती। तो बाबर साहब ने, जो एयर चीफ मार्शल है, उन्होंने इन पोजीशंस पे काम किया, ऑपरेशंस ब्रांच में काम किया, फिर ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसके वो इंचार्ज रहे। उसके बाद साइबर कमांड उनको दी गई, फिर स्ट्रेटेजिक कमांड उनको दी गई, उसके बाद वो इस पोजीशन पे आए जिसको एयर चीफ कहते हैं। सो उनकी ग्रूमिंग जो थी वो डेफिनेटली थी, उनकी सोच डेफिनेटली थी, और मेरे ख्याल में उन्होंने पिछले 5 से 7 सालों में इसमें बहुत ज़ाती तौर पे बहुत मेहनत की, और जिसका समर अल्लाह ताला ने एयरफोर्स को दिया। अच्छा, तो अब सर ये बताइए कि आपका जो इदारा है अल-खिदमत फाउंडेशन में, आप इस वक्त बड़ी अहम पोजीशन पे काम कर रहे हैं। आपका इदारा गज़ा में इस वक्त इमदादी सामान भी पहुंचा रहा है। वहाँ से क्या ख़बरें आ रही हैं, जो तबाही किस नौयत की इज़राइल वहाँ कर चुका है? और अब तो वैसे इज़राइल के अपने मनाज़र भी ऐसे पहली मरतबा सामने आने शुरू हुए हैं कि जो जुल्म वो वहाँ पे कर रहा था, लेकिन इज़राइल ने गज़ा में कितनी बड़ी तबाही कर दी हुई है। देखिए, हर अरूज को ज़वाल है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से जो उसने जुल्म और बर्बरियत इंसानियत पे की है, मैं मुसलमानों की तो बात ही नहीं करता, उसकी सज़ा नेतन्याहू को और यहूदियों को ज़रूर मिलेगी। और ट्रेडिशनली भी जितना, सॉरी फॉर द वर्ड, जलील यहूदी कौम हुई है, वो हिस्ट्री में एक हम सब के सामने। गज़ा में बदकिस्मती से बहुत 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 बर्बरियत का मुजाहरा हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि मैंने रिटायरमेंट के बाद अल-खिदमत फाउंडेशन को ज्वाइन किया। मैं बेसिकली उनके ऑर्फनेज हाउसेस को देखता था, बट जब गज़ा ऑपरेशन शुरू हुआ तो बिकॉज ऑफ माई एविएशन बैकग्राउंड दे मेड मी इंचार्ज कि आप ये जो गज़ा रिलीफ गुड्स हैं वो लेके जाएं। तो मैं इसके लिए अपनी एयरफोर्स का बड़ा मशहूर हूँ। इन्होंने मुझे C-130 दिए, फिर NDMA ने हमें सपोर्ट किया, फॉरेन ऑफिस ने सपोर्ट किया। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन 27 एयर शिपमेंट भेज चुकी है। इसके अलावा बाय सी भेज चुके हैं। फिर मैं और हमारी जो क़यादत है, हम खुद लेबनान जा चुके हैं, सीरिया जा चुके हैं, कायरो में तो हमारा अपना सेटअप मौजूद है। हमने कोशिश ये की कि जो हमारे पे हमारी आवाम का एतमाद था, उस सामान को डिफ़ाइन करके वहाँ की एजेंसीज़ के साथ रिलेट करके मेक श्योर करें कि ये सामान गज़ा तक पहुँचे। बहुत दुश्वारियाँ थी, बहुत मसाइब थे। जब मैं वही बात करता हूँ कि सच बोलना चाहिए कि जब हम अपने एक मुसलमान मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करते थे तो हमें पैसे देने पड़ते थे। अच्छा, वहाँ पर अब हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क आप इमदाद लेके जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पैसे देने पड़ते थे। फिर जो आपका दुश्मन है इजराइल, उसके लोग भी पैसे लेते थे। और ये खैर अल्लाह की मदद थी, उन बेचारे और उन लोग तक इमदाद पहुँची। आजकल तो बॉर्डर बंद है, इसलिए आज हमने रोके हुए। बर्बरियत और सफाकियत का जो आपने बताया कि लोग वहाँ पे, एक हम यूनाइटेड नेशंस के लोगों से मिले, हम इन लोगों से जाके मिलते थे ताकि इनके चैनल से भी इमदाद भेजे। उनके अंदाजे के मुताबिक अगर हर रोज़ 100 ट्रक रबल्स का निकले, डेब्रिजेस, ये जो मलबा 100 ट्रक निकले, 14 साल लगेंगे उस मलबे को हटाने में। हम उन फ़लस्तीनियों से जब मिलते थे, वो कहते थे कि हम खाना नहीं खाते,
हम पानी नहीं पीते बिकॉज हमारे पास आउटलेट्स नहीं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत फाउंडेशन है, अब कोई 400 बच्चा है पाकिस्तान में जिनको हम एजुकेशन दिलवा रहे हैं। हम यहाँ उनको हाउस करते हैं, उनको पाकिस्तान के कॉलेजेस में लेके फ़लस्तीन के गज़ा के लोग जो यूनिवर्सिटियाँ तबाह हो चुकी, उन बच्चों को हम पाकिस्तान लेके आए हुए हैं। अच्छा, हमने उनको इस्लामाबाद, लाहौर और बहुत से मुल्कों को शहरों में हॉस्टल्स लेके रखे हुए। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। अब ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और गवर्नमेंट की भी स्पॉन्सरशिप है, गवर्नमेंट का ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। वो बच्चे हॉस्टलों में हैं, यहाँ से हम उनको मेडिकल कॉलेजेस और नॉन मेडिकल कॉलेज और रिफा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ने हमें उनकी फ़ीस माफ़ की, बाकी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो सारी वो लोग जो आप जैसे लोग जो मुहिब वतन और जो इस्लाम का दर्द रखते हैं वो हमें डोनेशन देते हैं और ये हम उन पर बिल्कुल क्लीन तरीके से खर्च करते हैं। और मैं और मेरे साथ बहुत से को हम, मेरा ख्याल है 18 के करीब तो इस्लामाबाद में लोग हैं, हम सब वॉलंटियर्स, वी डोंट चार्ज अ पैनी, आई डोंट हैव ऑफिस, मेरे पास कोई अलखिदमत की कार या कोई तरह, हम सारे वॉलंटरीली इसलिए काम करते हैं कि अलखिदमत के ऊपर लोगों का एक एतमाद है। और ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैक्सिमम सामान जो आज तक गया है पाकिस्तान से, जिसको पैटर्नाइजेशन एनडीएम में फॉरेन ऑफिस और गवर्नमेंट ने की, वो अलखिदमत की तरफ से गया और वो मेक श्योर किया गया, हमारी एम्बेसीज उसमें हमारे साथ ऑन बोर्ड होती है कि वो गज़ा तक डिलीवर हो जाए। गज़ा का, फ़लस्तीन का एक निहत्ता, एक शहरी जो कि इसराइली मुजालिम सह रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ किस तरह से देखता है? रे ऑफ होप। मैं कल ही मेरी एक बच्चे से बात, बल्कि 2-3 बच्चों से बात हो रही, उनकी टांगें कटी हुई हैं, बाजू कटे हुए हैं, और उसने मुझे मैसेज ये किया कि मुझे ये पता चला है कि अलखिदमत फाउंडेशन हमें एजुकेट करेगी। मैंने कहा यार एजुकेशन तो बात की बात है, पहले हम तुम्हारी टांगें तो लगवाएं। तो रे ऑफ होप पाकिस्तान की सूरत में है। और शायद आपको पता होगा कि जब ये इमदाद जानी शुरू हुई तो पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क था दुनिया का जिसने सबसे ज़्यादा इमदाद पहुँचाई, और उसके ज़ाहिर है गवर्नमेंट के साथ साथ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो है, अलखिदमत ही थी। तो वो जो निहत्ता और जो ज़ख्मी और जो जिसके बाजू नहीं है, उस बच्चे ने मुझे ये बताया कि मेरी फैमिली के ऊपर जब ये बॉम्बिंग हुई तो मेरे वालिद साहब रबल्स में हैं, मेरी वालदा स्पाइनल इंजरी का शिकार है और 2 भाई शहीद हो चुके। तो ये वो जो बच्चे जिनके लिए अलखिदमत फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैटर्नाइजेशन से कर रही, फ़लस्तीन के अवाम आपको बहुत 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 होप के साथ देख रहे हैं। और हमें ये अब इंशाल्लाह अगला जो स्टेप हम करने जा रहे हैं, आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसमें अलखिदमत को कामयाब करे। हम ये चाह रहे हैं कि हम वहाँ से जो ज़ख्मी बच्चे और ज़ख्मी बच्चियाँ और कैंसर के पेशेंट्स उनको पाकिस्तान लाएं और पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में उनकी ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के लिए आपका क्या मैसेज है? हुकूमत को क्या करना है? जी, मैं बहुत अदब से एहतराम के साथ उनका पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत पैटर्नाइजेशन, लेकिन हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमें मज़ीद सपोर्ट चाहिए कि हम वहाँ से उनको वीज़ा प्रोसेस, उनकी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस ये ज़रा करवा लें, बिकॉज जब वो यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, बड़ी बदकिस्मती है, फ़लस्तीनियों को कोई लेने को तैयार नहीं होता। जिस मुल्क में वो होस्ट होते हैं, जॉर्डन है, इजिप्ट है, बहुत मसाइल होते हैं। तो हमें ये गवर्नमेंट की पैटर्नाइजेशन चाहिए कि हम उनको यहाँ लेके आएँ और फिर जब हम वापस भेजें तो वो हमें सपोर्ट करें, बिकॉज फिर वो बच्चे और वो फैमिलीज भी फिर एक कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल अरशद मलिक, ना सिर्फ जो ख़ित्ते की अहम तरीन डेवलपमेंट्स पे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे, बल्कि इन्होंने गज़ा की जो दर्दनाक तस्वीर है वो भी नाजरीन के सामने रखी। नाजरीन, दुनिया पॉडकास्ट से अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।